आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राणा सांगा के इतिहास के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको बताता चलूं कि राणा सांगा का इतिहास बहुत गौरवशाली और वीरता से भरा है। और हो भी क्यों ना, राणा सांगा मेवाड़ की उस धरती पर पैदा हुए थे जिसने देश को बहुत से वीर दिए हैं। वो राणा कुंभा के वंशज थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी वीरता का लोहा पूरे उत्तर भारत में मनवा दिया था। राणा सांगा ने एक आंख, एक हाथ और एक पैर के खराब हो जाने के बाद भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और युद्धों में आगे रहकर अपने दुश्मनों का सामना किया। युद्ध में अपने हाथ और पांव खोने के बाद भी राणा सांगा का हौसला कभी कम ना हुआ। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र और राणा कुंभा के पोते थे। राणा कुंभा ने अपने समय में नागौर, नराना, अजमेर, सारंगपुर, बूंदी, खातू, मोडलगढ़ तक को हराकर वहां अपना शासन स्थापित किया था। राणा कुंभा ने दिल्ली में सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को हराकर खुद को साबित किया था। उन्हीं के पोते थे राणा सांगा। तो आइए बात करेंगे इनके जन्म और रियल जिंदगी के बारे में कि आखिर क्या था इनका इतिहास। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा का जन्म सिसोदिया वंश में 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। राणा सांगा को मेवाड़ का राजा बनने के लिए पहले अपने भाइयों से युद्ध लड़ना पड़ा। राणा सांगा के समय में मेवाड़ बहुत समृद्ध था। राणा सांगा ने सभी भारतीय राजाओं को एकजुट करने के लिए बहुत से विवाह किए। राणा सांगा हिंदुस्तान की सभी ताकतों को एक साथ लाना चाहते थे। उन्होंने उस समय हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया। वो चाहते थे जो हिंदुस्तान में है वो एक साथ आ जाए और सभी मिलकर विदेशी ताकतों का मुकाबला करें। राणा सांगा ने बहुत से युद्ध लड़े थे और दिल्ली, गुजरात तथा मालवा के मुस्लिम शासकों मेवाड़ की रक्षा की थी। दिल्ली में उनका दुश्मन सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में उनका मुकाबला नसीरुद्दीन खिलजी से था। ये तीनों मिलकर राणा सांगा को परास्त करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन राणा ने इन तीनों को परास्त कर दिया था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को राणा ने इडर, अहमदनगर और बिस्सल नगर की लड़ाइयों में परास्त किया था। मांडू के सुल्तान महमूद के साथ हुए युद्ध में महमूद बुरी तरह घायल हो गया था। राणा ने उसे अपने पास रखा और उसका इलाज करवाया। 2-3 महीने तक राणा की कैद में रहा और बाद में फौज का खर्च लेकर उसे छोड़ा गया। इस बात से खुश होकर सुल्तान ने भी महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुल्तान ने राणा को रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट और सोने कमरपेटी भी भेंट के रूप में दी। इस तरह महाराणा संग्राम सिंह का पूरा जीवन ही युद्धों में बिता था। उनका देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना अभी अधूरा था, जिसके लिए उन्हें बहुत सी लड़ाइयां और लड़नी थी। इब्राहिम लोदी से राणा सांगा का युद्ध, तो बताना चाहूंगा यूं तो महाराणा ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कुछ लड़ाइयां जो राणा सांगा ने लड़ी थी वो उनके जीवन और भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां थी। एक लड़ाई थी खतौली की लड़ाई, जिसमें राणा सांगा का मुकाबला इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, और दूसरी लड़ाई जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके बाद भारत में मुगल राज पूरी तरह से स्थापित हो गया था, वो थी खानवा की लड़ाई। तो बात करेंगे खतौली की लड़ाई की। उस समय उत्तर भारत में 2 बड़ी ताकतें थी, एक इब्राहिम लोदी और दूसरे राणा सांगा। राणा अपने क्षेत्र के विस्तार में लगे थे और सभी हिंदू राजाओं को एकजुट करना चाहते थे। ये सुनकर इब्राहिम लोदी सांगा को रोकने में लगा गया और इस तरह दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के खतौली में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। 5 घंटे चली लड़ाई में राणा सांगा ने बड़ी आसानी से इस लड़ाई को जीत लिया। यहाँ तक कि राणा ने एक लोदी राजकुमार को भी बंदी बना लिया था, जिसे बाद में मोटी रकम लेकर छोड़ा गया। बताया जाता है कि इस लड़ाई में लड़ते हुए ही राणा का एक हाथ और एक पांव खराब हो गया था। धौलपुर की लड़ाई, तो राणा सांगा से युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोदी बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। दिल्ली का शासक होने के बाद भी वो राणा सांगा को नहीं हरा पाया था। उस हार का बदला लेने के लिए वो फिर से अपनी सेना को एकत्रित करता है और राणा सांगा पर
हमला कर देता है। राणा से बदला लेने के लिए वो एक बहुत बड़ी सेना को भेजता है। लोधी की विशाल सेना राणा पर जबरदस्त हमला करती है, लेकिन धौलपुर की उस लड़ाई में भी लोधी की हार होती है। इस लड़ाई में हारने के बाद इब्राहिम लोधी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। राणा सांगा का प्रभाव उस पर छत्रे में बहुत अधिक बढ़ जाता है। इब्राहिम लोधी के बार बार हारने की वजह से और उसके किसी की भी बात नहीं सुनने की वजह से उसके कुछ रिश्तेदारों ने बाबर को भारत आने के नियंत्रण दे दिया, जिसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल राज की शुरुआत हो गई। राणा सांगा बाबर युद्ध, खानवा की लड़ाई। तो बात करेंगे खानवा की लड़ाई। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, लेकिन भारत में मुगल राज को स्थापित करने की जंग अभी बाकी थी। जब भारत में इब्राहिम लोधी का शासन था, तब लोधी के रिश्तेदारों और राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में बुलाया था। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोधी को कमजोर कर दे ताकि राणा सांगा उससे आसानी से हरा सके, लेकिन पानीपत की उस पहली लड़ाई के बाद बाबर पूरे भारत पर अधिकार का सपना देख चुका था। वो भारत में हमेशा के लिए रहना चाहता था, जिस कारण बाबर और राणा सांगा में टकराव होना ही था, क्योंकि राणा सांगा सभी हिंदू राजाओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था और बाबर के रहते ऐसा नहीं हो सकता था। वहीं इब्राहिम लोधी की हार के बाद अफगानी भी बाबर से बदला लेना चाहते थे। सिकंदर लोधी के छोटे बेटे महमूद लोधी ने राणा सांगा से हाथ मिला लिया और 1 लाख अफगानों की फौज उससे जुड़ गई और बाबर से लड़ने के लिए राणा सांगा ने राजपूतों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मालवा के मेदिनी राव, मेवात के खंजड़ा हसन खान भी राणा सांग के साथ जुड़ गए। वहीं बाबर ने कुछ राजाओं को अपने साथ मिलाया, लेकिन फिर भी बाबर की सेना राणा सांगा की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी। राणा सांगा और बाबर की सेना फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर एक दूसरे के सामने थी। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध शुरू हो गया। राणा सांगा को लगा कि वो आसानी से बाबर को हरा देंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास ज्यादा सेना बल है। उन्होंने वही गलती की जो इब्राहिम लोधी ने की थी। बाबर और उसके सिपाही बार बार युद्ध लड़ने के कारण युद्ध लड़ने में पूरी तरह निपुण थे। शाह ही बाबर के पास तोपें थीं, जिनका इस्तेमाल भारत में उस समय तक नहीं होता था। बाबर ने बैलगाड़ियों को आपस में बांधकर इनके बीच से तोपों से राणा सांगा की सेना पर प्रहार किया। राणा सांगा का साथ देने वाले छोटे छोटे राजाओं की सेना और सांगा की सेना के बीच आपसी तालमेल की भी कमी थी। जबकि बाबर ने इस युद्ध को एक धर्म युद्ध तो बनाया ही था, साथ ही उसकी अपनी सेना को नियंत्रण में रखने की क्षमता अद्भुत थी। बाबर ने लड़ाई के बीच में ही प्रलोभन देकर राणा सांगा के लोधी सेनापति को अपने साथ मिला लिया था। इस लड़ाई में सांगा के चेहरे पर एक तीर लगा गया, जिसके लगने से वो बेहोश हो गया। जिसके बाद राणा की एक विश्वास पात्र ने उन्हें युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सेना को संगठित रखने और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए राणा की जगह पर उनका एक सैनिक उनका मुकुट पहनकर लड़ने लगा, लेकिन युद्ध में उसके मारे जाने के बाद बाबर की जीत हो गई। इसी के साथ बताना चाहूंगा राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई। तो युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर जब राणा सांगा को होश आया तो उन्होंने फिर से बाबर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन एक विश्वासघाती ने उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी। बाबर ने 12,000 के करीब सैनिकों को साथ लेकर उसके ने पहले इब्राहिम लोधी को हराया, जिसके पास लाखों सैनिक थे। उसी तरह उसने राणा सांगा की एक बहुत बड़ी सेना को भी हरा दिया। पर उस दिन उस खानवा की लड़ाई में राणा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि कुछ विश्वासघाती सरदारों ने ही राणा को जहर देकर मार डाला। राणा सांगा उस युद्ध में वीरता से लड़े थे, परंतु उनका पूरे राष्ट्र को एक करने का वो सपना पूरी नहीं हो सका और भारत का वो राजपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास हमारे राजपूत वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। आप किस वीर योद्धा की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, कैसे लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीर योद्धा के बारे में, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बता दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।